सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कबीर एग्जाम के डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संदीप कुमार। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और अपनी जो 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है, स्पेशली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 के लिए, उसकी आज नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो क्लास को शेयर करना मत भूलिए, और जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए अपनी क्लास में चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चनों का कंटेंट रहेगा आपके साथ। आप सभी को बता दें कि अभी थोड़ा सा पिछले दिनों आंधी तूफान के कारण, नेटवर्क का इशू के कारण क्लास को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ा। उसके लिए आपको हुई इस असुविधा के कारण हमें खेद है, लेकिन अभी से रोज शाम को 8 बजे नेट आपकी क्लास है वो शुरू हो जाएगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो आप हमारी एप्लीकेशन पे, कबीर एग्जाम एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ और इसका टेस्ट देना बिल्कुल ना भूलें। जो भी क्लास आपको डेली यूट्यूब पर करवाई जाती है उन सभी के 5000 क्वेश्चनों के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए क्लास में चलते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि भैंस का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैंस का औसत गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है। ऑप्शन ए यहां पर आपको दिया गया है 280 से 285 दिन। ऑप्शन एक नंबर यहाँ पे 280 से 285 दिन, 2 नंबर 307 से 310 दिन, 3 नंबर 330 से 345 दिन, और 4 नंबर 390 से 410 दिन। तो अभी आपको बताना है इसमें क्वेश्चन की भैंस का जो औसत गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। चलिए यदि अपने देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन दिया 280 से 285, तो गाय का होता है। ठीक है, औसत गर्भकाल ये कितने का होता है गाय का। यदि एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो 282 दिन होता है, एग्जैक्ट 282 दिन। यदि एवरेज में पूछा जाए तो 280 से 285 दिन। 307 से लेकर 310 दिन की बात करें तो ये भैंस का औसत गर्भकाल होता है, ऑप्शन नंबर 2 वाला। 330 से 345 की बात करें, या फिर अपने इसको क्या लिख सकते हैं, 11 माह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 300 से 345 दिन को अपने 11 माह भी लिख सकते हैं। और ये किसका होता है सर, ये घोड़े का होता है। घोड़े का या घोड़ी का कह सकते हैं। घोड़ी का जो औसत गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है, 330 से 345 दिन का। ठीक है, 390 से 300 410 दिन की बात यदि करें तो इसको अपने 13 मंथ और 13 डे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये किसका होता है सर, ऊंटनी का होता है। ऊंटनी का जो गर्भकाल होता है वो 390 से 410 दिन, या फिर अपने 13 महीने और 13 दिन भी अपने लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यदि अपने बात करें किसकी, भेड़ की, तो 145 से लेकर 149 दिन किसका होता है, आपके भेड़ का औसत गर्भकाल होता है, भेड़ का औसत गर्भकाल। और यदि अपने 6 नंबर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, 154 से लेकर 159 दिन, तो ये किसका होता है, आपके बकरी का होता है। किसका होता है, बकरी का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है भैंस का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे सर 307 से लेकर 310 दिन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। देखिए गाय का 282 दिन, भैंस का 307 से 310 दिन, और घोड़ी का 330 से 345 दिन, ऊंट का 13 महीने 13 दिन, और 145 से 139 दिन भेड़ का होता है। बकरी का 154 से 159 दिन होता है। 2 नंबर जो जवाब है बिल्कुल सही रहने वाला आपका यहाँ पे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आम की कौन सी किस्म में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया जो बॉम्बे ग्रीन, इसकी बात कर लेते हैं। बॉम्बे ग्रीन, तो बॉम्बे ग्रीन के अंदर ही क्या पाया जाता है, सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहां पर आपको सही रहेगा। लंगड़े की बात करें तो सर लंगड़े की ये विशेषता है कि ये सर्वाधिक सुगंधित है। सर्वाधिक सुगंधित, सर्वाधिक सुगंधित कौन सा है सर, लंगड़ा। और चौसे की बात करें, सर्वाधिक मीठी अगर कोई किस्म है तो वो है आपकी चौसा। सर्वाधिक मीठी आम की किस्म है वो चौसा। मल्लिका में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, मल्लिका में। लेकिन बॉम्बे ग्रीन में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, बॉम्बे ग्रीन में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। 1 नंबर जवाब आपका बिल्कुल
सही रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऊंट में मेटिंग या सेक्स की क्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, ऊंट में सर्विंग, टपिंग, कवरिंग, ये जो टपिंग वाला क्वेश्चन है ना आपका, टपिंग वाला एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2000 भर्ती 2019 में पूछा गया। ये टपिंग, जो टपिंग में जो होती है वो भेड़ के अंदर जो सेक्स की क्रिया होती है उसको बोला जाता है। ऊंट में मेटिंग की क्रिया को क्या बोला जाता है? लखाना बोला जाता है। गाय व भैंस में सर्विंग बोला जाता है। कवरिंग जो होती है वो घोड़े में होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्विंग की बात करें तो गाय व भैंस में क्या बोलते हैं इसे? गाय व भैंस में इसे सर्विंग बोला जाता है। टपिंग जो होता है वो भेड़ में होता है। कवरिंग जो होता है वो घोड़े में होती है। और लखाना जो होती है वो ऊंट में होती है। मेटिंग या सेक्स की क्रिया, तो यहां पर आपके जो ऊंट में मेटिंग की क्रिया को क्या बोला जाता है? लखाना बोला जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहने वाला। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अरहर की प्रथम संकर किस्म के बारे में इसने पूछा है कि अरहर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? एनआरसी एचबी 501 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2012 में प्रथम संकर जो सरसों की है वो पूछी जा चुकी है। चलिए, इनके ऊपर सभी के ऊपर अपने डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। अब देखते हैं अरहर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? सर ICPH8 एक नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। NRCHB 501 है, ये सरसों की प्रथम संकर किस्म है। गंगा फर्स्ट है, ये मक्का की प्रथम संकर है। सरसों प्रथम संकर और मक्का की प्रथम संकर कौन सी वैरायटी है आपकी? गंगा फर्स्ट। यदि अपने बात करें किसकी? DCH 129 की, ये आपकी कुसुम की प्रथम संकर वैरायटी है। कुसुम की प्रथम संकर जो है वैरायटी वो किसकी है? DCH 129 है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके। आगे वाला क्वेश्चन है आपका, आम की नीलम इंटू अल्फांसो के संकरण से बनी जो वैरायटी है वो कौन सी है? ऑप्शन यहां पर ए आपको दिया है अर्का लिखा, ये अलका नहीं है, सॉरी। अर्का अरुणा, बी रत्ना, सी साई सुगंधा और डी दिया हुआ है यहां पर अंबिका। ठीक है, आम के अंदर संकर वेराइटियों के अंदर आपको ऑलरेडी ये करवा दिया है। आपको बताना है नीलम इंटू अल्फांसो से कौन सी वेराइटी बनी है। तो नीलम इंटू अल्फांसो से कौन सी बनी है? सर रत्ना बनी है, जिसकी ट्रिक होती है NAR, नार। नीलम इंटू अल्फांसो इज इक्वल टू रत्ना। और साई सुगंधा की बात करें तो ये किसका संकरण है भाई? सर ये तोता पूरी इंटू केसर का संकरण है। ठीक है, अंबिका की बात करें तो ये आम्रपाली, अंबिका की अपने बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यदि अपने आम्रपाली की बात करें तो सॉरी अंबिका की बात करें तो ये आम्रपाली इंटू की किस्म रहती है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तिल की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से कि तो तिल की उत्पत्ति है आपके कहां से मानी जाती है। मैंने ऑलरेडी आपको एक क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ऑलरेडी आपको एक क्लास बीज दर की प्रोवाइड करवा दी है, जिसमें पूरी कंप्लीट एग्रीकल्चर की सीड रेट आपको मैंने लिखवा दी है एक ही जगह पर, और अच्छे तरीके से याद भी करवा दिया है। उत्पत्ति स्थल की जल्दी क्लास लेकर आएंगे, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर की उत्पत्ति स्थल 5 क्वेश्चनों में कंप्लीट करवाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, मत भूलिएगा, जल्दी वो क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए, तिल की उत्पत्ति की बात करते हैं। सर तिल की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दक्षिण पश्चिम एशिया, बी ऑप्शन मैक्सिको, सी ऑप्शन अफ्रीका और डी ऑप्शन यहां पर दिया है आपके लिए भारत। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही रहेगा? अगर अपने बात करते हैं सरसों, चना, गेहूं, गाजर, अलसी की, ठीक है, किसकी बात करते हैं? सरसों, चना, गेहूं, गाजर और अलसी की, इन सभी की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? सर दक्षिण पश्चिम एशिया से मानी जाती है। यदि मैं बात करूं मैक्सिको से तो सर अमरूद की, मिर्च की, मक्का की और पपीता की उत्पत्ति जो है वो कहां से मानी जाती है? पपीता की जो उत्पत्ति है वो कहां से मानी जाती है? सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सरसों, चना, गेहूं, गाजर और अलसी की बात करें तो इसकी उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एशिया से मानी जाती है। मैक्सिको की बात करें अमरूद, पपीता,
और मिर्च और मक्का की उत्पत्ति मैक्सिको से मानी जाती है। अफ्रीका की बात करते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको एक ट्रिक बताइए मैंने, जेबीएल टीटी, ज्वार बाजरा लोबिया तिल तारा मीरा अरहर भिंडी और सफेद मिस्र की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? अफ्रीका से। तो ये तिल आ गया ना, ज्वार बाजरा लोबिया तिल तारा मीरा अरहर भिंडी और सफेद मिस्र की उत्पत्ति है अफ्रीका से मानी जाती है। भारत की बात करें तो तोरी, परवल, ककड़ी, खीरा, तोरी परवल ककड़ी खीरा, टिंडा, उसके बाद में गुलाब, मोगरा, आम, मूंग, मोठ, उड़द, गन्ना, ग्वार, कपास, इन सभी की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? भारत से मानी जाती है। याद रखिएगा, तोरी परवल ककड़ी खीरा टिंडा गुलाब मोगरा आम मूंग मोठ उड़द गन्ना ग्वार और कपास। ठीक है, चलिए यहां पर आपके अफ्रीका जो है वो बिल्कुल सही रहने वाला। आगे बढ़ते हैं, आम की अगेती किस्मों का सही समूह है। अब आम की अगेती मध्यम और पछेती किस्मों की अपने यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आम की कौन सी किस्में यहां पर अगेती होती है, कौन सी मध्यम होती है और कौन सी पछेती होती है। यहां पर लिख लेते हैं अपने अगेती किस्में, यहां पर लिख लेते हैं मध्यम किस्में और यहां पर लिख लेते हैं पछेती किस्में। ठीक है, तो आम की अगेती किस्मों की यदि अपने बात करें तो इसकी एक ट्रिक होती है बच सका, BHSKA। ठीक है, जिसमें आपकी कौन सी हो जाती है, बंबई हरा आ जाती है अगेती किस्मों में। बी से बंबई हरा, एच से आ जाएगी आपकी हिम सागर, एस से हो जाएगी आपकी स्वर्ण रेखा, के से हो जाएगी आपकी केसर और ए से हो जाएगी आपकी कौन सी सर, अल्फांसो वैरायटी हो जाएगी। यदि मैं मध्यम किस्मों की बात करूं, आम की मध्यम किस्में कौन कौन सी होती है, तो आम की मध्यम किस्मों की ट्रिक आप लिख लीजिएगा, LDF के के। इसे कैसे याद करेंगे सर, इसे याद करेंगे लंगड़ा, डी से दशहरी, लंगड़ा दशहरी, फजली, कलकत्ता, लंगड़ा दशहरी फजली कलकत्ता और कृष्ण भोग। ठीक है, ये वेरायटियां होती है वो मध्यम वेरायटी होती है। और यदि मैं अपने बात करूं आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पछेती किस्में होती है उसकी ट्रिक आपको लिखनी है सनम बम। ठीक है, सनम बम। तो सी से हो जाएगा आपका चौसा, सी से क्या हो जाएगा चौसा, एन से क्या हो जाएगा आपका नीलम, एम से हो जाएगी आपकी कौन सी मल्लिका और बी से हो जाएगा बोन सोन और एम से आप सभी की मनपसंद वैरायटी यानी कि मनपसंद। तो ये लंगड़ा जो है वो मध्यम वैरायटी रहती है, दशहरी जो होती है वो भी मध्यम है, फजली कलकत्ता कृष्ण भोग। इस प्रकार से ये सारी की वैरायटी आपको बता दी कि कौन सी अगेती होती है, कौन सी मध्यम होती है, कौन सी पछेती होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगेती किस्मों का सही समूह कौन सा है, तो हिमसागर और केसर देखिए यहां पर दिया ना, हिमसागर और केसर यहां भी आपको दिया है, तो एक नंबर जवाब है वो बिल्कुल सही रहेगा। ये अगेती की ट्रिक है। ठीक है, सॉरी, अगेती किस्मों का बिल्कुल सही जोड़ा है। लंगड़ा दशहरी ये कौन सा है, मध्यम किस्मों का सही जोड़ा है। और नीलम और चौसा की यदि अपने बात करें किसकी, नीलम और चौसा, तो ये आपके पछेती किस्मों का सही जोड़ा है, यानी कि पछेती किस्मों का युग्म दिया। दशहरी और स्वर्ण रेखा की अपने बात करें तो ये अलग अलग दिया। ऑप्शन ए नंबर आपके क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, गिर गाय का प्रजनन केंद्र है, बहुत बार मैंने आपको बता दिया और हो सकता है कि ये आपके आने वाले पेपर में भी आ जाए, तो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ लीजिए। चार ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं और ये चार क्वेश्चन कौन कौन से हैं ध्यान से इसको देखिए। ए ऑप्शन है आपका डग झालावाड़, बी नौर सूरतगढ़ गंगानगर और डी है आपका बस्सी जयपुर। तो यहाँ पर जो गिर गाय का प्रजनन केंद्र आपसे पूछा है, तो गिर गाय के प्रजनन केंद्र की बात करें तो कहां पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, डग झालावाड़ में है। गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहां पर है सर, गिर गाय के प्रजनन केंद्र की बात करें तो गिर गाय का प्रजनन केंद्र है आपके कहां पर, डग झालावाड़ में। कहां है, गिर का। और यदि नौर की बात करें तो राठी का है, नौर की बात करें किसका सर, राठी का। और सूरतगढ़ में किसका है सर, थार पारकर का है सूरतगढ़ में, हाँ सर थार पारकर। और बस्सी की बात करें तो यहाँ पर जर्सी गाय जो होती है उसका क्या है प्रजनन केंद्र है। ऑप्शन एक नंबर आपके
क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन 1 नंबर जो जवाब है बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाब की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? सुचित्रा है, रोज शरबत है, ग्लेडियोल्स है या रक्त गंधा है? ये गंदा नहीं है, रक्त गंधा है, इसे गंधा पढ़िएगा, रक्त गंधा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। चलिए थोड़ी सी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। गुलाब की प्रथम संकर किस्म कौन सी होती है? यदि गुलाब की प्रथम संकर किस्मों, अब देखिए ये सारी की सारी जो वेराइटी है ना, ये गुलाब की ही वेराइटी है। तो गुलाब की किस्मों की मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं ताकि आपको इन फ्यूचर गुलाब की किस्में याद रहे। गुलाब की किस्में कौन कौन सी होती है? गुलाब की किस्में, तो गुलाब की किस्मों में आपको याद रखना है चित्रा की गली, चित्रा की गली में रोज रक्त जल्दी बहता है। ये ट्रिक आप याद करेंगे तो आपको सारी की सारी जो गुलाब की किस्में हैं वो याद हो जाएगी। आप लिख लीजिए सुचित्रा की गली में रोज रक्त जल्दी बहता है। तो सु से हो जाएगी आपकी सुचित्रा, सु से हो जाएगी आपकी सुचित्रा और चित्रा से हो जाएगी चित्रा। ठीक है, सुचित्रा और चित्रा दोनों ही वेराइटियां हैं, वो किसकी है सर? गुलाब की है। गली से हो जाएगा आपका ग्लेडिएटर। क्या? ग्लेडिएटर, ग्लेडिएटर, गली से ग्लेडिएटर। और यदि आपके रोज शरबत की बात करें तो रोज से हो जाएगा आपका रोज शरबत। और ये रोज शरबत ही वैरायटी क्या है? गुलाब की प्रथम संकर है। गुलाब की प्रथम संकर कौन सी है सर? रोज शरबत। रक्त से हो जाएगी आपकी रक्त गंधा, रक्त गंधा, रक्त से हो जाएगी रक्त गंधा। जल्दी को क्या बोलते हैं सर? फर्स्ट हेड। जल्दी को फर्स्ट बोलते हैं ना, फर्स्ट, कम ऑन फर्स्ट, फर्स्ट, तो फर्स्ट हेड। ये सारी की सारी वेराइटियां गुलाब की किस्मों की रहती है। आपका ऑप्शन नंबर जो दिया है वो 1 बिल्कुल सही है। सॉरी 2 नंबर यहाँ पर क्या रोज शरबत जो दिया गया है ये प्रथम संकर है। ठीक है, बाकी किस्में ये सारी की सारी है किसकी है सर? गुलाब की ही किस्में है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है। सारी की सारी वेराइटी किसकी है? आपके गुलाब की ही है। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है। यदि आप इस पूरी की पूरी क्लास की फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कबीर एग्जाम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके कबीर एग्जाम KABIREXAMZ सर्च करके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन है आपका गन्ने की परिपक्वता मापने के काम में आता है रिफ्रैक्टोमीटर। ऑप्शन ए यहां पर बोल रहा है कि सर रिफ्रैक्टोमीटर होता है, बी कह रहा है कि लेक्टोमीटर होता है, सी कह रहा है कि टेंशियोमीटर होता है और डी कह रहा है कि पोरोमीटर होता है। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा जो है गन्ने की परिपक्वता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए देखते हैं गन्ने की परिपक्वता किससे मापी जाती है। तो यदि गन्ने की परिपक्वता मापने के लिए बात करें तो किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर। और जिसमें मैंने ये क्वेश्चन एक बार पहले भी क्लास में आ गया, 16 से 18 ब्रिक्स इसकी रीडिंग होती है। तो गन्ना क्या है? बिल्कुल पका हुआ माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पौधों में नत्रजन स्थिरीकरण का मुख्य अवयव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो अपना मेन योगदान निभाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण दलहनी फसलों में नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है ये। और ये क्वेश्चन आज डिस्कस हुई थी क्लास में। पौधों में नत्रजन स्थिरीकरण का मुख्य अवयव कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोलिब्डेनम रहेगा। ए नंबर जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में सहायक कौन सा है? अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन पूछा, मेन काम तो मोलिब्डेनम का है और इसकी जो सहायता है वो कौन करता है? ऑप्शन वही सेम रहेंगे आपके, मोलिब्डेनम, जिंक और फास्फोरस या कोबाल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो सहायक होता है वो होता है आपका कोबाल्ट। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही रहेगा। मेन काम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का है वो मोलिब्डेनम करता है और सहायता करता है उसकी सर कोबाल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका परीक्षा की दृष्टि से क्या कह रहा है सर? आगे वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नाइट्रेट का
मृदा में नाइट्रेट अपचयन, नाइट्रेट स्वांगीकरण द्वारा लुप्त होना क्या कहलाता है? ये नाइट्रोजन चक्र जो है उसका एक पार्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि नाइट्रेट का मृदा में जो नाइट्रेट होता है, आप सभी को पता होगा कि जो नाइट्रोजन है वो दो ही रूपों के अंदर पौधा प्राप्त करता है, या तो अमोनिया रूप में या नाइट्रेट रूप में, NH4 में या NH3 में। ये नाइट्रेट दूसरा फॉर्म है। चलिए नाइट्रेट की बात अपने करते हैं। तो ये नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट का मृदा में नाइट्रेट अपचयन, पहला वर्ड यहाँ पर ये नाइट्रेट अपचयन। दूसरा नाइट्रेट स्वांगीकरण द्वारा लुप्त होना क्या कहलाता है? तो सीधी सी बात है, इसको क्या बोलते हैं? विनाइट्रीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विनाइट्रीकरण बोला जाता है। ये आपके नाइट्रोजन चक्कर का आपके पार्ट रहता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि विनाइट्रीकरण के अंदर कौन कौन से जीवाणु भाग लेते हैं। कौन से जीवाणु आपके विनाइट्रीकरण में भाग लेते हैं? फिलहाल आपके ये क्वेश्चन आया ही नहीं है, आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि सर विनाइट्रीकरण में कौन कौन से जो जीवाणु हैं वो क्या हैं, भाग लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि विनाइट्रीकरण में कौन कौन से जीवाणु जो हैं वो भाग लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। देखिए मैं थोड़ा सा फास्टली आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपका टाइम जो है वो खराब ना हो, नहीं तो इन्हीं क्वेश्चनों में अपने 1 घंटा भी खराब कर सकते हैं। लेकिन वक्त जो है वो आपके लिए कीमती है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, पढ़ते रहिए और जिंदगी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे। अब से अपने रोज शाम को 8 बजे आपको जो क्लास है वो मिल जाएगी। इतने दिनों में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया था, इसलिए प्रॉब्लम थी। वीडियो जैसे ही आप देखकर हटें तो हमारी एप्लीकेशन पे इसका टेस्ट बिल्कुल फ्री में देखना ना भूलें। PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल शाम को इसी उत्साह और एनर्जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।